नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में फ्रेंच रेवोल्यूशन चैप्टर को स्टार्ट किया था, जिसमें हमने कुछ टॉपिक को कवर करने की कोशिश की थी। चलिए आज देखते हैं आगे के कुछ टॉपिक को, जिसमें हम बात करेंगे 3 टॉपिक के बारे में। पहला है आपका अ ग्रोइंग मिडिल क्लास इनविसेजेस एन एंड टू प्रिविलेजेस। दूसरा टॉपिक है रोल ऑफ फिलोसोफर और तीसरा टॉपिक है ओल्ड रिजाइम। सो ये 3 टॉपिक है जिस पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखते हैं एक-एक करके कि कौन सा टॉपिक में किस बारे में फ्रेंच रेवोल्यूशन को लेकर के चर्चा की गई है, क्या रोल था फिलोसोफर का फ्रेंच रेवोल्यूशन में, कैसे धीरे-धीरे करके मिडिल क्लास के जो लोग थे वो ग्रो कर रहे थे और आखिर में ओल्ड रिजाइम क्या था। इसके बाद भी हमारे पास बहुत सारे अभी टॉपिक बचे हैं, तो उन टॉपिक को बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ज्ञान। पहला है अ ग्रोइंग मिडिल क्लास इनविसेजेस एन एंड टू प्रिविलेजेस। कहने का मतलब बच्चों हुआ कि कैसे एक मिडिल क्लास धीरे धीरे ग्रो ग्रो करके जिन क्लासेस को प्रिविलेजेस मिल रहा था, जिन क्लासेस को बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज मिल रहा था, उनको एंड तक लेकर के आए। तो हम लोग धीरे धीरे देखेंगे। तो शुरू करते हैं। रेवोल्यूशनरीज कहता है बच्चों कि इन द पास्ट peasants and workers had revolted against increasing tax and food scarcity। देखिए बच्चों, पहला वीडियो में हम बताए थे कि जो किसी भी प्रकार का रेवोल्यूशन हो, वो मिडिल क्लास के द्वारा ही बेसिकली शुरू किया जाता है। आप इंडिया में कोई भी रेवोल्यूशन देख लीजिए या फ्रेंच में रेवोल्यूशन हम लोग देख रहे हैं। चैप्टर 2 में हम लोग देखेंगे कि कैसे यूरोप में मिडिल क्लास ने रिवोल्यूशन चला करके अपना रोल अदा किया था। उसी प्रकार रशियन रेवोल्यूशन में भी देखेंगे। तो एक-एक करके हम लोग चैप्टर्स को जब क्लियर करेंगे तो पता चलेगा कि कैसे मिडिल क्लास अपने आप को स्थिर करके और एक रेवोल्यूशन चलाता है और पूरी तरह से फ्रेंच रेवोल्यूशन की तस्वीर को ही बदल कर रख देता है। तो कहता है कि पीजेंट्स और वर्कर जो थे वो रिवोल्ट किए किसके अगेंस्ट में, तो टैक्स इंक्रीज करने के अगेंस्ट में और फूड स्कैरसिटी के अगेंस्ट में। मतलब कहने का हुआ कि आप पहला वीडियो देखिएगा तो पाइएगा कि लुईस 16 क्या किया कि जब उसके पास पैसे की कमी होने लगी या फिर जब फूड स्कैरसिटी होने लगा, तो उसने क्या किया, टैक्स बढ़ाने का काम करने लगा। तो जब टैक्स बढ़ता है तो मिडिल क्लास पे ओवरलोड होता है। तो उसके वजह से मिडिल क्लास ने क्या किया कि रिवॉल्यूशन चलाने का काम शुरू कर दिया। फिर आगे हम लोग देखते हैं तो बोलता है कि बट ओनली अ सेक्शन विद इन द थर्ड स्टेट बिकेम प्रोस्परस एंड एजुकेटेड। एक चीज कि भले फर्स्ट फर्स्ट स्टेट या सेकेंड स्टेट को बहुत सारे प्रिविलेजेस दिए जाते थे, लेकिन अगर हम एजुकेशन के बारे में अगर हम बात करें तो थर्ड स्टेट के पास जितने भी लोग थे, जितने भी क्लासेस होते थे थर्ड स्टेट में, वो सारे वेल एजुकेटेड हुआ करते थे। तो याद रखना है कि फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट को भले ही हर तरह की सुख सुविधा दी जाती हो, मिलती हो, भले उनको टैक्स देने की आवश्यकता न पड़ता हो, लेकिन कहीं ना कहीं एक चीज की कमी उनके पास थी, वो थी एजुकेशन की कमी। तो बच्चों, इस बात को ध्यान में रखना है कि अगर एजुकेशन अगर किसी के पास था तो सिर्फ थर्ड स्टेट के पास ही था। तो कौन कौन थे, तो देखिए merchants, traders, lawyers, manufacturers, etc. are from third state who believe that no group in society should be privileged by birth। देखिए, कुछ लोगों का मानना था थर्ड स्टेट के कि कोई भी ग्रुप हो सोसाइटी का, उनको जन्म से ये अधिकार न हो कि उनको हर तरह की सुख सुविधाएं दी जानी चाहिए। तो देखिए सही बात है। अगर मान लीजिए अगर हम जन्म लेते हैं और हमें बचपन से ही सुख सुविधाएं मिलने लगे, हर प्रकार का प्रिविलेजेस मिलने लगे, तो हो सकता है कहीं ना कहीं हम में क्या आ जाएगा, एरोगेंट आने की प्रभाव दिख सकती है। तो थर्ड स्टेट का मानना था कि किसी भी ग्रुप को, कोई भी सोसाइटी हो, उनमें कोई भी ग्रुप हो, उनको बचपन से किसी भी प्रकार का सुख सुविधा मिलना नहीं चाहिए। स्पेशल देखिए, सुख सुविधा एक अलग चीज हो जाता है और प्रिविलेजेस एक अलग, स्पेशल प्रिविलेजेस जो होता है वो अलग होता है। तो इन दोनों बात में अंतर है।
एक होता है सुख सुविधा, तो वो चलिए सबको मिलना चाहिए, लेकिन स्पेशल जैसे कि फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट को मिलता था कि उनको किसी भी प्रकार का टैक्स देने की आवश्यकता नहीं थी, तो ये तो गलत है, टैक्स देना पड़ेगा। तो यहाँ पर थर्ड स्टेट का कहना सही था। चौथा पॉइंट बोलता है कि अ पर्सन सोशल पोजीशन मस्ट डिपेंड ऑन हिज मेरिट। सही बात है, आपके पास अगर क्षमता है, आपके पास अगर मेरिट है, तो आपको सोसाइटी में पोजीशन पाने का अधिकार आप रखते हैं। तो किसी भी सोशल पोजीशन हो, उसमें अगर आपको जाना है तो आपके पास मेरिट होना चाहिए। बिना मेरिट के आप कोई भी सोशल पोजीशन नहीं रख सकते हैं। उसके बाद बच्चों, सोसाइटी बेस्ड ऑन फ्रीडम एंड इक्वल लॉ एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल, कहता है कि ऐसा सोसाइटी होना चाहिए जहां पर सबको फ्रीडम हो, सबके पास सबके लिए इक्वल लॉ हो, कानून जो हो वो बराबर हो, और अपॉर्चुनिटीज भी जो हो वो बराबर होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि किसी को ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिल रहा है तो किसी को अपॉर्चुनिटी कम मिल रहा है, ऐसा होना नहीं चाहिए। फिर आगे अगर हम बात करते हैं तो बोलता है कि मिडिल क्लास अर्न देयर वेल्थ थ्रू एक्सपेंडिंग ओवरसीज ट्रेड एंड मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स सच एज वुलन एंड सिल्क टेक्सटाइल that were exported or imported by richer member of society। जो मिडिल क्लास थे बच्चों, वो अपना वेल्थ जनरेट कैसे करते थे, तो याद रखिएगा वो ट्रेड के सहारे, मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स, गुड्स को मैन्युफैक्चर करके और उसको एक्सपेंड करते थे ओवरसीज। ओवरसीज का मतलब नॉट ओनली अंडर द टेरिटरी ऑफ अ कंट्री बट आउटसाइड ऑफ द कंट्रीज ऑल्सो, तो मतलब विदेशों में भी उनका व्यापार चलता था। तो किस प्रकार का वो व्यापार करते थे, तो वुलन टेक्सटाइल था, सिल्क टेक्सटाइल था, उसको एक्सपोर्ट करते थे, इंपोर्ट करते थे, और वहां से वो क्या करते थे, वेल्थ जनरेट करने का काम करते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब देखिए, अगला टॉपिक है आपका रोल ऑफ फिलोसफर। तीन फिलोसफर थे। पहला में आपका जॉन लॉकी। कौन? जॉन लॉकी। तो जॉन लॉकी के बारे में जानते हैं, आखिर ये कौन थे। इस चीज को जानेंगे, उसके बाद अगला टॉपिक पर बढ़ेंगे। कहता है कि जॉन लॉकी वाज एन इंग्लिश फिलोसफर। कौन थे? वो इंग्लिश फिलोसफर थे एंड पॉलिटिकल थ्योरिस्ट थे, जिनका जन्म 1632 में हुआ था। कब हुआ था उनका जन्म? तो 1632 में उनका जन्म हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो रिंगटन, सोमरेस्ट, इंग्लैंड में हुआ था। और उनकी मृत्यु 1704 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो हाई लेवर इसेक्स में हुआ था। तो याद रखिएगा कि जॉन लॉकी कौन थे? तो इंग्लिश फिलोसफर थे, पॉलिटिकल थ्योरिस्ट थे। उनका जन्म 1632 को हुआ था और वो उनकी मृत्यु 1704 को हुई थी। उसके बाद बच्चों, ही इज रिकॉग्नाइज्ड एज द फाउंडर ऑफ ब्रिटिश एम्पिरिसिज्म एंड द ऑथर ऑफ द फर्स्ट सिस्टमेटिक एक्सपोजिशन एंड डिफेंस ऑफ पॉलिटिकल लिबरलिज्म। कहा जाता है बच्चों कि ये फाउंडर थे किस चीज के? तो ब्रिटिश एम्पिरिसिज्म के ये क्या थे? फाउंडर थे। और दूसरा, ऑथर थे किस चीज के? तो पॉलिटिकल लिबरलिज्म के ये क्या थे? ऑथर भी थे। आगे इनके कुछ फेमस राइटिंग्स हैं। तो कौन कौन सी इनके फेमस राइटिंग है? तो देखिए, आपके किताब में सिर्फ टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट के बारे में जिक्र किया है। आप किताब देखिएगा तो उसमें सिर्फ टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, जो कि जॉन लॉकी के द्वारा जिक्र किया है। लेकिन उनका सबसे मोस्ट फेमस दो किताबें थी। एक था एन एसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, जो कि उन्होंने 1689 में लिखा था, और उन्हें दूसरा लिखा था टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, जो कि 1690 में लिखा था। अब ये दोनों क्या क्या था? तो पहला बुक था जो कि क्या करता था, इन विच ही डेवलप हिज थ्योरी ऑफ आइडियाज एंड हिज अकाउंट ऑफ द ओरिजिन ऑफ ह्यूमन नॉलेज इन एक्सपीरियंस। और टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट क्या था? इन विच ही डिफेंड अ थ्योरी ऑफ पॉलिटिकल अथॉरिटी बेस्ड ऑन नेचुरल इंडिविजुअल राइट एंड फ्रीडम एंड ही एंड द कंसेंट ऑफ द गवर्न। कहने का मतलब बच्चों हुआ कि टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट में इन्होंने डिफेंड किया था किस चीज को? तो थ्योरी ऑफ पॉलिटिकल अथॉरिटी को, जो कि बेस्ड था इंडिविजुअल राइट एंड फ्रीडम्स पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो कहता है कि इन पॉलिटिकल थ्योरी और पॉलिटिकल फिलोसफी, जॉन लॉकी रिफ्यूटेड द थ्योरी ऑफ द डिवाइन राइट ऑफ किंग एंड आर्ग्यूड दैट ऑल पर्सन आर इंडोर्ड
with natural right of life, liberty and property। कहता है बच्चों कि इनका मानना था कि हर एक पर्सन जो थे हैं उनको नेचुरल राइट मिल गया है, जैसे कि राइट टू लाइफ उनको मिल गया है, उनके पास ये अधिकार है, उनके पास होना भी चाहिए, जैसे राइट टू लिबर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी। इस प्रकार के जो अधिकार हैं जॉन लॉकी का मानना था कि ये हर एक लोगों के पास होने चाहिए। उसके बाद Locke also advocate a separation of executive, legislative and judicial power। जॉन लॉकी थे ये भी एडवोकेट किए थे सेपरेशन का, मतलब पावर सेपरेशन को लेकर के कि एग्जीक्यूटिव का पावर अलग होना चाहिए, लेजिस्लेटिव का पावर अलग होना चाहिए और जुडिशियल का पावर अलग होना चाहिए। ठीक है। फीचर्स ऑफ द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एस्टेब्लिश्ड इन द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, बेसिकली यूएस कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर के बात किए थे। तो जॉन लॉकी के बारे में आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं तो जीन जैक्स रॉसू, इनके बारे में देखते हैं। तो रॉसू का जन्म हुआ था 1712 में और इनकी मृत्यु हुई थी 1778 में। इनके द्वारा कुछ बुक्स लिखी गई थी जिनका नाम था पहला कि अ डिस्कोर्स ऑन द ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी 1755 में लिखी गई थी। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट 1762 में लिखी गई थी। द नोबल जूली और द न्यू इलॉसी ये 1761 में लिखी गई थी। या फिर एक दो और है, एक है इमिली और ऑन एजुकेशन ये 1762 में लिखी गई थी। और लास्ट है आपका द ऑटोबायोग्राफिकल कन्फेशन जो कि 1782 से लेकर के 1789 के बीच में लिखी गई थी। तो ये इनके द्वारा कुछ प्रसिद्ध बुक्स हैं जो इनके द्वारा लिखी गई थी। ये बात की है कि फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बेस्ड ऑन सोशल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव। इनका मानना था कि सरकार बननी चाहिए लेकिन वो एक मत पे नहीं बननी चाहिए, लोगों के बीच में और जो रिप्रेजेंटेटिव है उनके बीच में सोशल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, तब जाके हम कह सकते हैं कि वो सरकार अच्छी तरह से चल सकती है। उसके बाद इक्वल वोटिंग राइट इन द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, इनका मानना था कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में इक्वल वोटिंग राइट होना चाहिए। उसके बाद बच्चों मोंटेस्क्यू, इनका क्या था, तो इनका जन्म हुआ था 1689 में और इनकी मृत्यु हुई थी 1755 में पेरिस में। ये क्या बोले, बोले फ्रेंच पॉलिटिकल फिलोसोफर मोंटेस्क्यू वाज बेस्ट नोन फॉर द स्पिरिट ऑफ लॉ। इनका सबसे बेस्ट रिटन बुक है जिसका नाम है द स्पिरिट ऑफ लॉ, 1748 में इन्होंने लिखा था। इन्होंने भी जिक्र किया था किस बारे में, तो डिवीजन ऑफ पावर के बारे में। बेसिकली मोंटेस्क्यू के द्वारा ही डिवीजन ऑफ पावर के बारे में बात किया गया है। ऐसे आप बुक आप हिस्ट्री का खोल के देखिएगा तो जॉन लॉकी के द्वारा सिर्फ टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट के बारे में ही जिक्र किया गया है, ये जिक्र नहीं किया गया है कि उन्होंने भी डिवीजन ऑफ पावर के बारे में बात किया था। तो बेसिकली अगर हम ओवरऑल देखें तो डिवीजन ऑफ पावर के बारे में सिर्फ मोंटेस्क्यू ने ही बात किया था। तो इस बारे में याद रखिएगा कि बेसिकली मोंटेस्क्यू के द्वारा डिवीजन ऑफ पावर के बारे में जिक्र किया गया था कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी के बीच में डिवीजन ऑफ पावर होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मेरा बच्चा नेक्स्ट टॉपिक है इम्पैक्ट। आखिर इनका इम्पैक्ट क्या पड़ा, जो फिलोसफर्स ने अपनी फिलोसफी दी, जॉन लॉकी ने जो फिलोसफी दी, रोसू ने जो फिलोसफी दी या फिर मोंटेस्क्यू ने जो फिलोसफी दी, उसके वजह से फ्रेंच के लोगों पर क्या इम्पैक्ट पड़ा। एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ जाता है कि व्हाट वर द इम्पैक्ट ऑफ द फिलोसफर। तो याद रखिएगा क्या है पहला कि द आइडिया ऑफ दिस फिलोसफर वर डिस्कस इंटेंसिवली इन सैलून एंड कॉफी हाउसेस। अब जो आइडिया दिया गया फिलोसफर्स के द्वारा उसको डिस्कस किए जाने लगे लोगों के द्वारा, कहाँ पर, तो लोग सैलून में बैठते थे वहां पर डिस्कस करने लगे, कॉफी हाउसेस में बैठते थे वहां पर डिस्कस होने लगा। तो याद रखिएगा। आगे है स्प्रेड अमॉन्ग पीपल थ्रू बुक्स एंड न्यूज़पेपर। इनके जो आइडिया थे फिलोसफर के जो आइडियोलॉजी थे वो बुक्स के द्वारा, न्यूज़पेपर के द्वारा क्या होने लगा, लोगों के बीच में स्प्रेड किया जाने लगा। उसके बाद दीज वर फ्रीक्वेंटली रीड अलाउड इन ग्रुप्स फॉर द बेनिफिट ऑफ दोज हु कुड नॉट रीड एंड राइट। ऐसे लोगों के लिए भी बेनिफिट दिया गया कि अगर आप पढ़ और लिख नहीं सकते हैं तो भी हम बोल करके सुनाएंगे और आप जानिए कि
फिलोसफर क्या बोलना चाह रहे थे। उसके बाद द न्यूज दैट लुइस 16 प्लान टू इम्पोज फर्दर टैक्सेस to be able to meet the expenses of the state generated anger and protest against the system of privileges। कहता है कि लुइस 16 फिर प्लान कर रहा था कि आगे चल के हम क्या करेंगे, टैक्स को फिर से बढ़ाएंगे लोगों पर। तो ये बातें लोगों को पता चल जाती है और लोगों में गुस्सा और प्रोटेस्ट भर जाता है। लोग इसको क्या करने लगते हैं, इम्पोज करना शुरू कर देते हैं। तो इस चार प्रकार का इम्पैक्ट पड़ा था आफ्टर द आइडियोलॉजी ऑफ द फिलोसफर, आइडियोलॉजी गिवन बाय द फिलोसफर। तो आइडियोलॉजी जो फिलोसफर के द्वारा दिया गया, उसके बाद ये फ्रेंच रेवोल्यूशन में ये चार इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है ओल्ड रिजाइम। ठीक है, आज का ये आखिरी टॉपिक है ओल्ड रिजाइम। देखते हैं क्या बोलता है। तो बोलता है कि देयर वर फ्रीक्वेंट सबसिस्टेंस क्राइसिस इन फ्रांस ड्यूरिंग द ओल्ड रिजाइम। ओल्ड रिजाइम के समय में बेसिकली फ्रांस में सबसिस्टेंस क्राइसिस देखने को मिलता था। क्या बोलता है कि सबसिस्टेंस क्राइसिस मींस इंडेंजरिंग बेसिक सर्वाइवल, मतलब आपको बेसिक नीड्स नहीं मिल रहा है सर्वाइव करने के लिए, उसको हम क्या कहते हैं, सबसिस्टेंस क्राइसिस कहते हैं। द प्राइसेस केप्ट राइजिंग, प्राइस जो है वो क्या है, बढ़ रहा है, लगातार बढ़ रहा है। बट द वेजेस डिड नॉट राइज, लेकिन जो वेजेस है वो बढ़ नहीं रहा है। तो याद रखिएगा, सबसिस्टेंस क्राइसिस कब होता है, जब किसी चीज का प्राइस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, लेकिन वेजेस नहीं बढ़ रहा है। तो उस स्थिति में सबसिस्टेंस क्राइसिस होता है। फिर बोला दिस लेड टू वाइडनिंग ऑफ द गैप बिटवीन पुअर एंड द रिच ड्यूरिंग द ओल्ड रिजाइम। ओल्ड रिजाइम के समय में क्या हुआ, ये जो प्राइस बढ़ रहा है, वेजेस नहीं बढ़ रहा है, इसके वजह से पुअर और रिच के बीच में क्या होने लगा, गैप बढ़ते चला गया। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट समझ में आ गया। दूसरा पॉइंट पे बढ़ते हैं। ऑल दो एजुकेशन वाज प्रोवाइडेड, देयर वाज नो सिस्टम वेयर टैलेंट कुड बी यूटिलाइज्ड। कह रहा है कि देखिए एजुकेशन तो बहुत अच्छा प्रोवाइड किया जा रहा था फ्रांस में। ठीक है, एजुकेशन का कोई ये नहीं था कि एजुकेशन नहीं दिया जा रहा था, एजुकेशन बहुत अच्छा दिया जा रहा था, लेकिन लोगों के पास या सरकार के पास या राजा के पास ऐसा कुछ था ही नहीं सिस्टम कि आखिर उस एजुकेटेड टैलेंटेड पीपल को इस्तेमाल किया तो कहाँ जाए। ठीक है, तो प्रॉब्लम यहीं से शुरू होता है हर चीज का ना, कि अगर आपके पास एजुकेशन है और अगर आपको जॉब नहीं मिल रहा है, जॉब नहीं मिल रहा है, तो वहीं से प्रॉब्लम क्या होता है, स्टार्ट होता है। फिर बोला कि इन द ओल्ड रिजाइम द मोनार्क अलोन कुड नॉट मेक डिसीजन ऑन टैक्सेस। ओल्ड रिजाइम में एक चीज था कि मोनार्क जो राजा थे, वो अकेले किसी भी प्रकार का डिसीजन नहीं ले सकते थे रिगार्डिंग टैक्सेस। अगर टैक्स के रिगार्डिंग उनको डिसीजन लेना है तो उनको मीटिंग बुलाना पड़ता था। किसकी मीटिंग, तो ई स्टेट जनरल की मीटिंग बुलानी पड़ती थी। उसके बाद बोलता है कि द ई स्टेट जनरल वाज अ पॉलिटिकल बॉडी हैविंग रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम थ्री डिफरेंट स्टेट। तीनों तीनों ई स्टेट जो थे वहां से एक एक क्या होते थे, ई स्टेट जनरल को क्या किया जाता था, अपॉइंट किया जाता था। और वो राजा के साथ मिल करके वो क्या करते थे, डिसाइड करते थे कि कितना टैक्स बढ़ना चाहिए या टैक्स बढ़ना नहीं चाहिए। द ई स्टेट जनरल वुड टेक डिसीजन ऑफ पासिंग प्रोपोजल रिगार्डिंग द टैक्सेशन। और उसके बाद जब मीटिंग होता था तो ई स्टेट जनरल के द्वारा क्या किया जाता था, प्रपोजल पास किया जाता था कि टैक्स बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना है। आगे बढ़ते हैं। ऑल्दो द ई स्टेट जनरल हैड मेंबर ऑफ थ्री स्टेट थर्ड स्टेट, इट वाज रिप्रेजेंटेड बाय द एजुकेटेड एंड रिच मेंबर ऑफ द थर्ड स्टेट। देखिए ई स्टेट जनरल में जो मेंबर्स होते थे थर्ड स्टेट के, वो बेसिकली एजुकेटेड और रिच मेंबर हुआ करते थे, जैसे कि बिजनेसमैन हो गए, मर्चेंट्स हो गए, इस प्रकार के लोग। ठीक है, लॉयर हो गए। फिर बोला कि ईच स्टेट हैड वन वोट। ठीक है, ये तो हम लोग शुरू से जानते हैं कि हर एक स्टेट का एक ही वोट होता था, लेकिन थर्ड स्टेट जो थे इस बात से खफा थे कि उनका मानना था कि नहीं, एक स्टेट का एक वोट नहीं होना चाहिए, हर एक मेंबर का एक वोट का वैल्यू होना चाहिए। ठीक है,
फिर बोला कि इन 1774 द किंग ऑफ फ्रांस 16 faced growing discontent in the society of the old regime. It slowly led to a lot of changes in French society. कहता है कि 1774 में जो लुइस 16 थे उनका क्या होने लगा, अब सोसाइटी से डिसकंटेंट होने लगे, मतलब अब उनका दूरी होने लगा, जिसके वजह से सोसाइटी में बहुत सारे चेंजेस आने लगे। इन द ओल्ड रिजाइम देयर वाज अ रूल ऑफ सेंसरशिप। सेंसरशिप का मतलब आप लोग जानते ही होंगे, अगर किसी भी मूवी को रिलीज करना हो तो सबसे पहले सेंसरशिप बोर्ड को जाता है। तो कहता है कि ओल्ड रिजाइम जो था वहां पर उस वक्त सेंसरशिप का रूल चलता था। कहने का मतलब कि उनके हिसाब से किसी भी चीज को न्यूज़पेपर में डाला जाता था या फिर बताया जाता था, जिस तरह से वो चाहते थे उसी तरह से क्या किया जाता था, बातों को रखा जाता था। बोलता है कि एज पर दिस रूल ऑल कल्चरल एक्टिविटीज कुड बी प्लेड एंड रिटन मटेरियल कुड बी पब्लिश्ड ओनली आफ्टर अप्रूवल बाय द सेंसर ऑफ द किंग। देखिए बोला ना कि राजा के जो सेंसर्स थे उनके द्वारा अप्रूवल मिलता था कि आपको कौन सा मटेरियल्स को पब्लिश कराना है या कौन सा मटेरियल को आपको पब्लिश नहीं कराना है। तो जो आज सेंसर बोर्ड काम करती है वैसे ही उस वक्त भी सेंसर बोर्ड काम करती थी। ठीक है। उसके बाद आफ्टर द स्टॉर्मिंग ऑफ बेस्टाइल इन 1789 द रूल ऑफ सेंसरशिप वाज एबोलिश्ड। कहता है कि 1789 में जब बेस्टाइल को खत्म कर दिया गया तब जाकर के रूल ऑफ सेंसरशिप को क्या किया गया, खत्म कर दिया गया। ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो आज तक का टॉपिक यही रखते हैं, नेक्स्ट डे में नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, इसको कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।